नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त होंगे। और इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टमेटिक वे से हमें क्या कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं भाग 5 में, और कौन से आर्टिकल में हमें किस तरीके से पढ़ना है, ये कंप्लीट मैंने आपको बताया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। पहला अपना फर्स्ट मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अच्छे से आप लोग मन से और ध्यान से आप लोग इसको पढ़ना, और लगता हो आपको मैंने मेहनत वाकई आपके लिए की है, तो आप लोग इसको क्या करोगे, एक ही काम आपको करना है, वो आप लोग समझ ही गए होगे। इसको आप लोग क्या करोगे, शेयर आप लोग करना। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत का राष्ट्रपति होता क्या है, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं, कैसे चुनाव होता है, कौन वोटिंग करता है, कौन वोटिंग नहीं करता, सबको बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको समझो। सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 52 से इनकी शुरुआत होती है। आर्टिकल नंबर 52 आर्टिकल नंबर 52 जब आप लोग पढ़ोगे तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है इसमें? भारत का एक, आर्टिकल नंबर 52 में प्रावधान किया गया है भारत का या भारत के एक, ये सम्मानित शब्द के लिए हम ले सकते हैं, तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे, या इसको हम लिखेंगे होंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ प्रावधान किया गया है? ये आर्टिकल नंबर 52 में जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पर प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब उसके बाद बात आती है कि ये करेगा क्या, इसका क्या कार्य है भारत के राष्ट्रपति का। तो आर्टिकल नंबर 53 में एक बात मैं आपको और ये बता दूं, हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रख लो कि आर्टिकल नंबर 52 में हम पढ़ेंगे कि प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति होगा, उसके बाद इसका क्या कार्य है, और उसके बाद इसको योग्यता क्या होती हैं, इसकी वोटिंग कौन करता है इसके निर्वाचन में, और उसके बाद किस तरीके से प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यकाल कितना होता है इसका, और उसके बाद शपथ कौन दिलाता है इसको, और उसके संबंध में वेतन कितना होता है इसका, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ कि इसको हटाया कैसे जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका री इलेक्शन क्या है। तो आर्टिकल इधर उधर हो सकते हैं, तो आप लोग इधर उधर का मतलब क्या है, जैसे आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 53 में लिखा गया है कि जो भारत में या फिर कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आर्टिकल नंबर 53 में लिखा गया है। और राष्ट्रपति के लिए ही एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करेगी। ये प्रावधान भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर योग्यता के संबंध में, तो आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग इस तरीके से समझना, क्योंकि हमारे आर्टिकल क्या हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी हम जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया किस तरीके से हमें क्या क्या प्रावधान पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से समझते हुए इसको चलना। तो समझ गए होंगे आपको आप लोग कैसे हमें इसको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 53 यहाँ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
क्या लिखा है? निहित होती है। इसमें लिखा है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये सारे के सारे प्रावधानों की जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति, वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और वह इसका प्रयोग किसकी सहायता से करता है? वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करता है, संविधान के अनुसार करता है, या करता है, या अपने अधीनस्थों का मतलब क्या है? इसके लिए यहाँ पर एक होती है मंत्रिपरिषद। अपने अधीनस्थों की सलाह से करता है, यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और उस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार या संविधान से करेगा, या फिर वह अपने अधीनस्थों या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो वहाँ आप लोग इस बात को याद रख लेना। और इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि इसका प्रयोग कैसे करेगा? तो यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर केवल विधि या फिर शासन को ही चलाएगा वो, यानी कानून को लागू करेगा, ये अर्थ इसका यहाँ पर नहीं होता। इसके साथ और भी अर्थ होते हैं यहाँ। किसके संबंध में? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के संबंध की मैं बात करूँ तो यहाँ मिलता है कार्यपालिका शक्ति का अर्थ, यहाँ जो कार्यपालिका है इसका अर्थ क्या है? कार्यपालिका का अर्थ कार्यपालिका का अर्थ कानून को लागू करना मात्र नहीं है, यानी इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? जो कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका में इसका ये अर्थ नहीं होता है कि केवल और केवल राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह विधि या कानून को लागू करे। इसका अर्थ कानून को लागू करना मात्र नहीं है, इसका अर्थ और क्या है? इसमें और यदि मैं और बात करूं क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, इसमें सरकारी नीति का निर्धारण, इसमें सरकारी नीति का निर्धारण व सामाजिक कल्याण भी समाहित होता है। यानी यहाँ हम बात करें किसके संबंध में कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में। कानून को लागू करना तो कार्य होगा ही होगा, पर यह मतलब नहीं है ओनली कानून को, मात्र कानून को लागू ही करे। इसमें और क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है इसमें सरकारी नीति का निर्धारण व सामाजिक कल्याण की भी क्या होती है? संकल्पना देखने के लिए मिलती है कि वह क्या करेगा और क्या करेगा? सामाजिक कल्याण की भी बात करेगा राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को अधिकार यहाँ पर शक्ति के रूप में प्राप्त होता है। तो ये कहाँ पर दिया गया है? ये आर्टिकल नंबर 53 में दिया गया है, 53 में प्रावधान इसका किया गया है। और इसमें और यदि हम बात करें और क्या शामिल हो जाएगा यहाँ, इसी के अनुसार इसमें विदेश नीति भी समाहित होती है।
समाहित होती है। इसी में प्रावधान किया है कि सरकारी नीति का निर्धारण भी करेगा, सामाजिक कल्याण की भी बात करेगा और जो विदेश नीति है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति में दिया होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होंगी, राष्ट्रपति बनाएंगे किसको, किस तरीके से क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर किसके संबंध में अब हम पढ़ेंगे। मैंने बताया अभी योग्यता के बारे में, तो आर्टिकल 58 के बारे में हम पढ़ेंगे। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ध्यान से अच्छे से आप लोग इसको समझना। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58। और 58 क्यों आया आपको अभी पता लग जाएगा। अब हम बात करेंगे किसके संबंध में, योग्यता। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। अब यहाँ बात आती है क्या योग्यताएं होंगी या क्या क्या योग्यताएं होती हैं भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए। तो सबसे पहले सभी को नॉर्मल ये पता ही होता है कि राष्ट्रपति को चुने जाने की क्या योग्यता है। तो क्या है, ध्यान से आप लोग समझना। पहली और मेन योग्यता जो होनी ही चाहिए, पहली है भारत का नागरिक हो। सभी को पता होता है। और दूसरे की मैं बात करूं, यहाँ दूसरी योग्यता क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। यहाँ पर यह प्रावधान देखने के लिए मिलता है किसके संबंध में, भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने की योग्यता के संबंध में। ये दो योग्यता तो आपको याद ही रखनी है। और अच्छी और तीसरी योग्यता क्या है, केवल और केवल वह लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान से आप लोग समझना। तीसरी योग्यता की मैं बात करूं तो वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर यह प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अच्छे से आप लोग इसको समझ लेना। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या प्रावधान है भारत का नागरिक होने के संबंध में। या फिर यहाँ दो सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल मैंने कहा है इतना मोस्ट पॉइंट है ये जो अब हम आगे को पढ़ेंगे, बहुत जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है। यहाँ से सबसे पहला और बढ़िया सवाल बनता है डीपली कि भारत का नागरिक हो। पहली नॉर्मल योग्यता सबको पता है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि भारत में जन्मा व्यक्ति ही केवल भारत का राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं। तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा। तो हम भारत के संबंध में बात करें तो भारत में क्या होना चाहिए, भारत की योग्यता, भारत की उसके पास नागरिकता होनी चाहिए। भारत की केवल नागरिकता उसके पास हो, उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो भी वह क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये भी आप लोग याद रखना। केवल और केवल भारत की क्या प्राप्त हो, उसको नागरिकता प्राप्त होनी जरूरी है।
भारत में जन्मा नहीं व्यक्ति भी क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ही, कि केवल भारत का नागरिक राष्ट्रपति कौन बन सकता है, भारत में जन्मा व्यक्ति, भारत में नहीं जन्मा व्यक्ति, या भारत की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति। इस तरीके से वहाँ पर सवाल आपसे पूछ लेता है। तो वहाँ भारत की नागरिकता उसके पास हो, भारत में यदि उसका जन्म नहीं भी हुआ है तो भी वह क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और ये योग्यता तो कंपलसरी है ही, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट ही उसको करनी होगी। और यहाँ पर यदि हम बात करें अगले प्रावधान में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में, तो यहाँ पर देखने के लिए प्रावधान क्या मिलता है योग्यता के संबंध में लोकसभा में। तो लोकसभा का सदस्य जब मैं आपको पढ़ाऊँगा लोकसभा, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ये कैसे लोकसभा का सदस्य की बनने की योग्यता क्या क्या होती हैं। तो यहाँ लोकसभा सदस्य बनने की आयु मिनिमम 25 ईयर है, पर यहाँ ऊपर लिखा हुआ मैंने आपके लिए लिखा है कि वहाँ 35 वर्ष होनी ज़रूरी है। किसी अपराध में लिप्त ना हो, अपराध कैसा, दहेज प्रथा संबंधित अपराध में लिप्त ना हो तो क्या नहीं कर सकता, वह नहीं बन सकता है। तो मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो वहाँ आपको और बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको समझा दूंगा तभी। तो आप लोग इतना समझ लो, यहाँ केवल वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ से सवाल बनता है कि क्या राष्ट्रपति जैसे किसी पद पर है तो क्या वह राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं, लाभ के पद पर न होने पर क्या राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं। तो वहाँ आर्टिकल 59 में तो आपको वहाँ हम लोग पढ़ेंगे ही, फिर भी यहाँ हम बात करते हैं योग्यताओं में कि किसी लाभ के पद पर व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। तो वहाँ मैं बात करूँ, इनको मैं आगे बताऊँगा जनप्रतिनिधि अधिनियम क्या है, क्या क्या इनमें प्रावधान दिए गए हैं। ध्यान से आप लोग इसको यहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं बात करूँ तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हालांकि इसमें ही शामिल हो जाता है, पर यहाँ मैं आपको क्या लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप उसको समझना। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर अपवाद भी देखने के लिए मिलते हैं कि लाभ के पद कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले राष्ट्रपति रह चुका है तो वह किस में शामिल नहीं होगा, लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। उपराष्ट्रपति रह चुका है तो वह उपराष्ट्रपति रह चुका है तो वह लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री रह चुका है तो क्या शामिल नहीं होगा, लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री या विधानमंडल का सदस्य रह चुका है तो भी किस में शामिल नहीं होगा, ये लाभ के पद में शामिल नहीं होगा। तो इस तरीके के विधायक बन चुका है वो, तो किस में शामिल नहीं होगा, वह राष्ट्रपति। ये सब लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं, ये आप लोग बात याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पर अपवाद के कंडीशन में पूछ लेता है कि क्या बताओ, राष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, विधानमंडल का सदस्य है, क्या यह लाभ के पद में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये सब लाभ के पद में नहीं आते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि कैबिनेट मंत्री है तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो ये थी योग्यता के संबंध में कि आर्टिकल 58 में भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और ये पद क्या हैं, लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। और भी मैंने आपको बताया जैसे विधायक हो, सांसद हो, ये सब क्या है, लाभ के पद नहीं है। कैबिनेट मंत्री हो राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में, तो ये सब लाभ के पद में नहीं शामिल होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। फिर हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 में कि कैसे हम किसको राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कौन करेगा, यानी निर्वाचन किस तरीके से होने वाला है, इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से कौन वोट डालने जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, जब मैं हटता हूं तो आप लोग ले लिया करो स्क्रीनशॉट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 54 के बारे में। 54 आर्टिकल में क्या प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल नंबर 54, राष्ट्रपति का चुनाव। एक आगे पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 55 में पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति का प्रक्रिया किस तरीके से होगी, और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालने जाएगा, कौन वोट नहीं डालेगा, इसमें हम ये इसकी बात करते हैं। यानी निर्वाचक मंडल कौन होगा, ये आर्टिकल 54 में है, और प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल 55 में है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से संपन्न होगा। और यहाँ है कि वोटर कौन होगा, वोट डालने कौन जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ये प्रावधान आर्टिकल 54 में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ क्या मिलता है, राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है, और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति का क्या करता है, चुनाव करता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है उसको आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा इसको आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला है यहाँ कौन शामिल होता है इसमें, जो निर्वाचक मंडल है। पहला है संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। यहाँ ध्यान से आप लोग समझना, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर ही क्या होंगे, यहाँ पर वोट डालेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, ये यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। अब दूसरे पॉइंट की मैं यहाँ पर बात करूँ और कौन इसमें शामिल होगा, तो राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी राज्य विधानसभाओं के क्या होते हैं, सदस्य। और क्या, कौन से, केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं वोटिंग डालने में। क्या होती है एक वोटिंग, जो एक विधायक का मत का मूल्य क्या होता है, एक एमपी के मत का मूल्य क्या है, सबको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यान से आप लोग समझना। अगला यहाँ पर मैं बात करूँ और इसमें कौन शामिल होगा, तो यहाँ पर दिल्ली और देखो, दो राज्यों में ही क्या है, विधानसभा, दो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा का गठन किया गया है। एक तो है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी।
पांडिचेरी। तो यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि अब उसमें प्रावधान कर दिया गया है लद्दाख जम्मू कश्मीर में भी, तो वहाँ आपको ये याद रख लेना, यूनियन टेरिटरी उनको बनाया गया है, तो आप लोग इसको समझना। और इसमें कौन कौन शामिल होगा, दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कहाँ पर डालेंगे वोट, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और ये कब जोड़ा गया था, प्रावधान सबसे पहले ही था या उसके बाद इसको जोड़ा गया था, तो यहाँ इसको 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 के माध्यम से, कि दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो यहाँ याद रखना, इसे 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की योग्यता क्या है। और कौन होता है इसमें शामिल, इसमें जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्य, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पर ये कहाँ के भी, जम्मू एंड कश्मीर के भी क्या करेंगे, भाग लेंगे। यहाँ इसमें प्रावधान किया गया है और नेक्स्ट इसके इसमें शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, इसको आप लोग समझना, इसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो एक तो कौन शामिल नहीं होता है, यहाँ जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं करते हैं, वोट नहीं डालते हैं, ये आप लोग याद रखना। और राज्य की केवल और केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और यहाँ दिल्ली भी पांडिचेरी भी क्या करते हैं, शामिल होते हैं। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के भी शामिल होंगे। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कौन शामिल नहीं होता है, तो उसको आप लोग यहाँ ध्यान से समझना, इसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो इसमें मनोनीत जिनको बोलते हैं अपॉइंटेड, इसमें मनोनीत व विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें मनोनीत व विधान परिषद के सदस्य क्या नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद अब बात हमारी आती है यहाँ पर, ये तो हुआ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, कौन शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा। अब बात हम आएगी किसके संबंध में, अब बात आने वाली है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और प्रक्रिया किस माध्यम से होती है, कि कैसे किस तरीके से वोट डलते हैं, वहाँ राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, इसके संबंध में प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप लोग आर्टिकल नंबर 55 यानी 55 में पढ़ेंगे हम, कि
कि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि किस तरीके से चलती है उसके बारे में। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 55 के बारे में। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 55 के बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है अच्छे से, और आप लोग ध्यान से समझना इसको। आर्टिकल नंबर 55 इसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, निर्वाचन विधि। अब यहाँ बात हम करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि क्या होगी, किस तरीके से, यहाँ कौन कौन निर्वाचन विधि में शामिल होगा, अच्छे से आप लोग इसको समझना। देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि किस तरीके से होती है पहले आप लोग समझ लो। यहाँ पर प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया, ये बैलेट पेपर बनाया हमने, ये इसको बैलेट पेपर बना दिया, और ये कितने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं हमने, यहाँ 4 कैंडिडेट हो गए हैं राष्ट्रपति के लिए, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। और उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा और बनाओ, जब 4 बनाए हैं तो यहाँ इसको आप लोग समझो। जैसे मैं बात करूँ, एक हमारे पास उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है, एक उम्मीदवार सी है, एक उम्मीदवार डी है। अब एक कोई भी वोटर है, अब उसकी कंडीशन आप लोग समझना किस तरीके से होता है। पहला, इसका निर्वाचन एकल स्थानांतरणीय, देखो बुकों में लिखा होता है हस्तांतरणीय या फिर संक्रमण शब्द यहाँ पर लिखा होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो संक्रमण का आपको मतलब पता होगा क्या होता है, जैसे संक्रमण का मतलब है बीमारी लग गई हो, तो बीमारी थोड़ी लग जाती है इसको। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग इसको समझना, एग्जाम में संक्रमणीय शब्द आए तो संक्रमणीय कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ मोस्टली होना क्या चाहिए शब्द, यहाँ लिखा होना चाहिए कि इसका निर्वाचन एकल स्थानांतरणीय या स्थानांतरित प्रणाली के माध्यम से होता है, प्रणाली के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऐसा संक्रमण शब्द आए एग्जाम में तो आप लोग संक्रमण कर देना, बाकी स्थानांतरण अच्छा शब्द रहेगा। संक्रमण और स्थानांतरण का मतलब क्या है इसको आप लोग यहाँ समझो। 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी और डी। अब कोई हमारे पास वोटर कितने हैं, काफ़ी सारे वोटर होते हैं। अब बात आती है कि वोट डालेंगे किस प्रकार। यहाँ स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, हस्तांतरण का मतलब क्या होता है। एक कोई भी वोटर है और वह चॉइस क्या चाहता है, पहले वोट डालना चाहता है किसको, उसकी फर्स्ट चॉइस यहाँ पर है कि वह बी को वोट देगा। कोई भी कैंडिडेट है वो किसको दिया वोट, उसने पहले प्रेफरेंस दी बी को। और दूसरे नंबर पर वह किसको चाहता है, वो चाहता है ए को। और तीसरे नंबर पर चाहता है किसको, वो डी को। और चौथे नंबर पर किसको चाहता है, सी को चाहता है। अब आप लोग इसको समझना कि जो एक वोटर होगा और वोट कितने सदस्यों को डाल सकता है, तो जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही उम्मीदवारों को क्या कर सकता है, एक वोटर यहाँ पर वोट डाल सकता है। तो यहाँ अब जो एकल स्थानांतरित जो शब्द लिखा है
उसका मतलब है कि एक वोटर जितने भी वोट कैंडिडेट होते हैं उन सभी को क्या कर सकता है, अपना मत दे सकता है। तो यहाँ एक ही मत प्रत्येक स्थान पर क्या हो गया है, स्थानांतरित हो गया है। तो इस कारण से इसको बोलते हैं एकल, एक सिंगल, और ट्रांसफ़र वोट, ट्रांसफ़र हो गया, एक ही वोट ट्रांसफ़र हो गया सभी में, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम या एकल स्थानांतरित या हस्तांतरित प्रणाली। इसका मतलब है एक वोट ही सभी कैंडिडेट के लिए डल चुका है। पहली प्रेफरेंस उसने किसको दी, बी को, उसके बाद और ऐसे ही अगला आएगा तो उसकी एक ही प्रेफरेंस। ऐसी काउंट होती हैं कि कौन सी प्रेफरेंस सबसे अधिक आई हैं उसी को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये प्रावधान एकल स्थानांतरण या फिर हस्तांतरण प्रणाली का होता है। अब दूसरे की मैं बात करूँ यहाँ किस प्रकार होता है, तो यह चुनाव, दूसरा पॉइंट यह है, या राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, यानी गुप्त मतदान होता है। यहाँ खुला मतदान नहीं होता, प्रत्येक कैंडिडेट जाएगा अपनी स्वेच्छा के अनुसार क्या करेगा, वोट डालेगा। यह भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो किस प्रकार होता है, गुप्त मतदान प्रणाली है, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और सभी को क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। तीसरा है, इसमें वोटर वरीयता क्रम के अनुसार वोट डालता है। जितने उम्मीदवार होंगे उन सभी को वोट डालता है। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि उन सभी को क्या करता है, वो वोट डालता है। अब यहाँ बात आती है इसके संबंध में, क्या उसके पास होना चाहिए राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि के अंतर्गत। तो इसी में शामिल होता है कि राष्ट्रपति के जब चुना जाए उसके लिए जब पर्चा भरता है उसके यहाँ पर विधि से संबंधित है, निर्वाचन विधि में ही, कि आर्टिकल नंबर 55 में ही, कि उसके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। 50 का मतलब है 100 मेंबर उसके पास होने चाहिए यदि राष्ट्रपति का चुनाव उसको लड़ना है। इस विधि के अंतर्गत ही शामिल होता है और निर्वाचन विधि में ही, कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक व 50 क्या होने चाहिए, उसके पास अनुमोदक होने चाहिए। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है यहाँ, यानी 100 सदस्य तो उसको जानते ही जानते हों। यदि राष्ट्रपति का चुनाव उसको लड़ना है तो कितने सदस्य उसको जानते हों, 100 सदस्य तो उसको जानते ही हों जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। 50 प्रस्तावक उसके साथ होने चाहिए, 50 अनुमोदक और अन्य व्यक्ति जो इसके फेवर में हों, इसके साथ खड़े हों। 50 के तो उस केवल हस्ताक्षर ही होने चाहिए उसके प्रस्ताव पर, और 50 क्या हों, अनुमोदक के तौर पर हों, जो और अन्य 50 सांसद हैं।
तो वहाँ सांसद हों, एमएलए हों, इस तरीके से कम उसको 100 सदस्य तो जानते ही जानते हों यदि राष्ट्रपति का चुनाव उसको लड़ना है तो। और ओबियसली बात है, जानना भी जरूरी है। जैसे पहले प्रावधान एक था इसमें कि धरती पकड़ जैसे व्यक्ति थे यहाँ, तो उन्होंने क्या कर दिया है, चुनाव लड़ने के संबंध में ही रिकॉर्ड बना लिया है। तो इतने सदस्य ना जानने पर भी, यानी उनके पास बहुत कम सदस्य जानने पर भी क्या कर देते थे, वो लोग पर्चा भर देते थे। इनके संबंध में सदस्य ना हो उनके फेवर में तब भी वह पर्चा भर देते हैं राष्ट्रपति का। और अब ये शर्त कर दी गई, पहले तो इसको 20-20 किया गया, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, और उसके बाद इसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया, यानी 50 प्रस्तावक हों और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। कि आपको राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जो सर्वोच्च पद है, क्या उसको 100 सदस्य भी नहीं जानते हों। भारत की इस समय वर्तमान जनसंख्या की मैं बात करूं तो 135-40 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है, तो उसके संबंध में क्या 100 सदस्य नहीं जानते हों। यानी 100 सदस्यों का मतलब क्या है, एक एमपी होगा, एक एमपी के लिए कई लाख जनसंख्या, 4 लाख 4-5 लाख क्या होते हैं मेंबर, जो वोटर होते हैं उसको वोट डालते हैं। और एक एमपी सभी के लिए, एक एमपी 4 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, फिर दूसरा एमपी। तो इस तरीके से 100 एमपी तो कम से कम उसको जानते ही हों, या 100 एमएलए उसको, इन सभी एमएलए प्लस एमपी को लगाकर 100 सदस्य तो राष्ट्रपति को जानते ही जानते हों। उसके संबंध में यहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके साथ होने अवश्य ही चाहिए। ये प्रस्ताव यहाँ देखने के लिए निर्वाचन विधि में ही शामिल हो जाता है। और राष्ट्रपति के लिए एक आता है कि राष्ट्रपति जब पर्चा भरता है तो उसके समय तो ये होने ही होने चाहिए, और उसके साथ और क्या होने चाहिए, तो राष्ट्रपति के पर्चे भरते समय राष्ट्रपति को अपनी जमानत राशि जमा करनी होती है आरबीआई में। तो वहाँ नॉर्मल से एग्ज़ाम में पूछता नहीं है कितने रुपए राशि होती है, तो 15,000 रुपये राशि उसको आप किसके तौर पर, जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में जमा करनी होती है। किसको, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। अब यहाँ पर हम बात किसके संबंध में कर लें, और हम बात कर लें जैसे एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। यदि आपको जानना हो तो इसको भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसी में ही आता है उसका प्रावधान। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं जैसे एक एमपी के मत का मूल्य कितना होता है। एक एमएलए का, पहले एमएलए के मत का मूल्य कितना होता है इसको जान लेते हैं। एक एमएलए के मत का मूल्य क्या होता है, जिस भी राज्य की बात करें तो उससे संबंधित राज्य जो होगा, राज्य की जनसंख्या या राज्य की कुल जनसंख्या लिखो यहाँ, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1000, 1/1000। ये है एक एमएलए के मत का मूल्य, कि उस राज्य की जनसंख्या जितनी है और जितने सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, गुणा 1/1000। तो एक एमएलए के मत का मूल्य आसानी से निकल जाएगा। और ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं इसको क्या होता है। अब यहाँ पर ये आधार क्या है जनसंख्या का, ये आज की जनसंख्या लेनी है या फिर
10 साल पहले की लेनी है या फिर 1951 की लेनी है, 2011 की लेनी है, 2001 की लेनी है, ये कब की जनसंख्या यहाँ लेनी है। तो इस जनसंख्या का आधार कौन सा है? तो जनसंख्या का आधार है, जनसंख्या का आधार कौन सी वर्ष को माना है? तो वहाँ होगा 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना का जनसंख्या का आधार इसको मानकर यहाँ पर निकालते हैं। अब बात आती है 1 MP के मत का मूल्य कितना होता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। 1 MP के मत का मूल्य होता है जितने टोटल या सभी MLA के मतों का मूल्य और प्लस इसमें और कौन शामिल हो जाते हैं, दिल्ली के भी और पांडिचेरी के भी। जो मैंने आपको अभी बताया कौन कौन शामिल होता है, इसमें वैसे सभी शामिल होते हैं जो मैंने आपको अभी लिखवाए थे। और उसके बाद यहाँ पर भाग करनी होती है, जितने सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं संसद के। ये आप लोग याद रखना, कौन से, संसद के टोटल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कहाँ शामिल हो जाएंगे, वो शामिल होंगे 1 MP के मत के मूल्य में। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और यहाँ निर्वाचित सदस्य संसद के मतलब कौन से हैं, लोकसभा के भी प्लस राज्यसभा के भी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। ये राज्यसभा प्लस लोकसभा के 1 MP के मत का मूल्य होता है, ये कि सभी MLA के मतों का मूल्य प्लस दिल्ली पांडिचेरी भी शामिल हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं ये सब कहाँ शामिल होंगे, 1 MP के मत का मूल्य निकालने में शामिल हो जाएंगे। अब यहीं से आप लोग अच्छे से थोड़ा सा एक बात याद रख लेना कि यदि कोई भी राष्ट्रपति के चुनावों में विवाद हो जाता है तो उसके विवाद का निपटारा कौन करेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखना, इसके विवाद से संबंधित निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ किसका रोल नहीं होता, यहाँ निर्वाचन आयोग का कोई भी रोल नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के लिख लो इस बात को, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 71 में प्रावधान इसका किया गया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। कहाँ पर किया गया, अनुच्छेद 71 में। अब यहीं से बात आती है किसके संबंध में, कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग चल रही है तो क्या कोई फर्क पड़ता है राष्ट्रपति के चुनाव पर या फिर नहीं पड़ता। तो यहाँ आप लोग इस बात को भी याद रख लेना, यदि किसी भी राज्य की विधानसभा भंग चल रही है तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, प्रॉपर तौर पर क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और इसको कहाँ कब जोड़ा गया था ये भी आप लोग रख लेना याद, 11वें संविधान संशोधन, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, कब जोड़ा गया था, 11वें संविधान संशोधन, 11वें संविधान
संशोधन 1961 और आर्टिकल नंबर 70 यहाँ लिखता हूँ। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 71 का 4 में ये प्रावधान जोड़ा गया था। ये आप लोग याद रख लेना। लास्ट वाली लाइन का ये लिखा है मैंने कि किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। किस पर? राष्ट्रपति के चुनाव पर। ये आप लोग बात याद रख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और बताना किस तरीके से आप लोगों को ये सिस्टमेटिक वैसे ही चलने का तरीका सही है या फिर इस तरीके से हम चलेंगे या फिर का कोई जवाब हमारे पास नहीं है। मैं इस तरीके से ही कंप्लीट आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग किस तरीके से, यदि आप लोग पढ़ लोगे इस जो ये हम सिस्टमेटिक वैसे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देते हो और जो मेन थंबनेल पर लिखा होता है ना यूपी या स्टेट पीसीएस यूपीएसआई, तो आप लोग देख सकते हो कि कंटेंट किस लेवल का है। इससे भी और ऊपर के लेवल के एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। सेंटर लेवल का एग्ज़ाम भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शेयर करना और लाइक तो आप लोग करना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका।